हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस की मंथली मैगजीन जो कि नवंबर 2024 की है, इसको कंप्लीट किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बात की जाए तो अभी तक हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का टॉपिक और आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के टॉपिक को कवर किया। आज जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है भारतीय अर्थव्यवस्था से के टॉपिक के बारे में, जिसके पहले हम सब टॉपिक जो जो है इसके अंतर्गत वो बात करेंगे। फिर बाद में एक एक टॉपिक के डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो पहला टॉपिक आता है कि अर्थव्यवस्था में कि बड़े व्यापार समझौते के महत्व के बारे में दिया गया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के बारे में, ग्रामीण गैर कृषि अर्थव्यवस्था के बारे में, भारतीय खाद्य निगम के बारे में कुछ संक्षिप्त सुर्खियां हैं, जिसमें आरबीआई ने एफपीआई का एफडीआई के रूप में रिक्लासिफिकेशन करने का फ्रेमवर्क जारी किया है, इसके बारे में है। घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक है और अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए वेंचर कैपिटल फंड, चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए योजना, खाद्य एवं कृषि संगठन ने द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2024 जो रिपोर्ट जारी की है, इसके बारे में। 21वीं पशुधन गणना के बारे में, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के बारे में, नैनो उर्वरक, मार्मागुआ पत्तन प्राधिकरण, बेहता बेहटा सूक्ष्म पत्तन के बारे में, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक जो रिपोर्ट 2024 की आई है उसके बारे में, पेन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर 2.0 के बारे में और समान सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में। तो ये हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड सभी टॉपिक हैं। इन प्रत्येक टॉपिक को एक एक करके पढ़ेंगे। पहला टॉपिक कौन सा आता है हमारा? बड़े व्यापार समझौतों के महत्व के बारे में कि इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। पहले इसके इम्पोर्टेंस को जान लेते हैं। इम्पोर्टेंस के संदर्भ में हाल ही में देखा जाए तो नीति आयोग के सीईओ ने सुझाव दिया है। तो आपको बताना है कमेंट्स में कि प्रेजेंट में नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो नीति आयोग के सीईओ ने सुझाव दिया है कि भारत को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी और कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जैसे बड़े व्यापार समझौते में शामिल होना चाहिए। तो ये अभी किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग के सीईओ के द्वारा। नीति आयोग की स्थापना 2015 में की जाती है योजना आयोग के स्थान पर। उसमें आपके एक प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, एक मुख्य सीईओ होते हैं, उसके बाद कुछ पदेन सदस्य होते हैं और उसमें कुछ और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो इस तरीके से उसकी संरचना होती है। नीति आयोग के द्वारा ये मतलब कि जो इनके सीईओ हैं उन्होंने कहा है कि उन्हें क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी और कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेशन एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जैसे बड़े व्यापार समझौते में शामिल होने की बात कही है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी क्या होती है, जो इसमें शामिल होने के लिए कहा है, और दूसरा आपका कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप क्या है। तो इन सबको जानेंगे और ये जो सुझाव इनके द्वारा जो दिया गया है वो आखिर किस एस्पेक्ट को ध्यान में रख के दिया है, कि इनने क्या इस चीज का एनालिसिस किया है कि उसमें बड़े व्यापार समझौते में शामिल होना चाहिए, जो इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। तो चलिए जानते हैं। पहले तो इससे रिलेटेड कुछ तो तथ्यों के बारे में जानेंगे कि क्या होता है ये मुक्त व्यापार समझौता भी, और ये आपके जितने भी व्यापार समझौते हैं इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया डेवलपमेंट अपडेट में भारत की अपनी व्यापार लागत को कम करने के लिए व्यापार में आने वाले बाधाओं को दूर करने के लिए आरसीईपी जैसे एफटीए में शामिल होने पर फिर से विचार करने का सुझाव दिया हुआ है। मुक्त व्यापार समझौता जो है वो एक तरीके से दो या दो से अधिक देशों के बीच का एक समझौता होता है, जिसके तहत वे आपस में वस्तु एवं सेवाओं को व्यापार आसान करने बनाने के लिए कुछ नियमों से सहमत होते हैं। और इसमें व्यापार के साथ साथ निवेश की सुरक्षा और बौद्धिक संपदा अधिकारों को संरक्षण आदि इसमें शामिल होता है। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया डेवलपमेंट जो अपडेट जारी किया गया है, उसमें इसकी बात मतलब कि एफटीए की जो बाधा है उसको दूर करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। और एफटीए क्या होता है? यानी कि जिसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, जो दो या दो से अधिक देशों के बीच एक समझौता होता है, जिसमें जो आपस की वस्तुएं एवं सेवाएं होती हैं उनके व्यापार को आसान बनाने के लिए कुछ नियमों पर सहमत होते हैं। आप आमतौर पर देखते होंगे कि कोई भी आप व्यापार या करते हैं या फिर कुछ अपने सराउंडेड एरिया में भी कुछ कार्य को करते हैं, तो उसमें कुछ नियम जैसे कि कुछ क्रिया को लागू करना है, तो उसके लिए कुछ रूल्स, जैसे अपनी पढ़ाई के लिए ही कुछ नियम के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं कि हमें इतने बजे उठना है, इतने तरीके से इसको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे पॉलिटी को पढ़ना है, हिस्ट्री को पढ़ना है, इकोनॉमी को पढ़ना है, इतने इतने टाइम। तो हमने एक अपना एक फॉर्मेट बना लिया और हमें इसका नाइट में इसका एक एनालिसिस करना है।
तो इस तरीके से एक हमने अपना पूरे दिन का एक शेड्यूल बना लिया। उसी तरीके से ये है कि व्यापार अगर कर रहे हैं, तो व्यापार में 2 या 2 से अधिक देश होंगे। एक देश में तो व्यापार व्यापार तो अपने अगर देश में है, तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगा। लेकिन अगर व्यापार इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए, तो आपका एक देश से दूसरे देश में या 2 या 2 से अधिक देशों के बीच एक समझौता होता है। ये जो समझौता होगा, वो वस्तुएँ एवं सेवाओं के व्यापार को आसान करेगा और इसमें कुछ नियम भी होंगे। और नियमों पर अगर सहमत होते हैं, तो इस व्यापार के साथ निवेश की सुरक्षा और बौद्धिक संपदा अधिकारों को संरक्षण को भी इसमें शामिल किया जाता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने भारत में आरसीईपी में शामिल होने वाले विचारों पर विचार करने के लिए विश्व बैंक के सुझाव पर एक असहमति जताई हुई है। तो ये असहमति जताई गई है किसके द्वारा? ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के द्वारा। अब आते हैं क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी के बारे में कि ये होता क्या है, जिसमें शामिल होने के लिए नीति आयोग के सीईओ के द्वारा कहा गया है। तो ये जो है, ये आसियान समूह के 10 सदस्य देशों और आसियान के 5 एफटीए भागीदार देशों, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। इसका उद्देश्य जो है, आसियान सदस्य देशों और आसियान के एफटीए साझेदारों के लिए एक नया व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक साझेदारी समझौता स्थापित करके एक क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। और इस साझेदारी का जो उद्देश्य है, सभी भागीदार देशों के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापार और निवेश प्रवाह को बढ़ावा देना होता है। और आरसीईपी पर 2013 में वार्ता शुरू की गई थी और 2020 में इस पर हस्ताक्षर किए गए और 2019 में इस समझौता वार्ता से भारत बाहर हो गया था। और यह सदस्य देशों की जीडीपी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है, जिसमें सदस्य देश वैश्विक जीडीपी के लगभग 30% और दुनिया की आबादी के एक तिहाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए, तो ये वैश्विक जीडीपी का कितना प्रतिशत? वैश्विक जीडीपी का 30% रहता है और दुनिया की आधी आबादी इसमें एक तिहाई आधी आबादी के लगभग एक तिहाई का प्रतिनिधित्व इसमें होता है। आसियान प्लस एफटीए और भारत हांगकांग के बारे में। भारत हांगकांग शामिल है इसमें। आरसीईपी में आपके चीन, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड आता है। आसियान में आपका कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड आता है। सीपीटीटी में कनाडा, चिली, पेरू, मैक्सिको आते हैं। तो इस तरीके से ये बनाए गए हैं। जैसे आसियान में आपके इतने 10 देश हैं। कौन कौन से? और कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम आते हैं। फिर आपका आरसीईपी में आपके शामिल देश हैं एसी आसियान के साथ चीन और दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड आते हैं। सीपीटीटी के टीपीपी के अंतर्गत आपके शामिल देश हैं, ये 4 देश इसके हैं। और फिर बाद में आपके 4 देश आते हैं आसियान के, 3 देश आते हैं आरसीईपी के। और ये जो है आपका आसियान प्लस एफटीए जो है, वो ओवरऑल सभी को मिला के बनाया गया है, जिसमें भारत और हांगकांग भी इसके अंतर्गत शामिल है। आरसीईपी के भी सदस्य मेंबर आते हैं और आसियान के भी सदस्य मेंबर इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है नेक्स्ट की ओर कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के बारे में। यह जो पार्टनरशिप है, कनाडा, मेक्सिको, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनोई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और जापान के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है, जिसमें 11 संस्थापक सदस्य देश है। और दिसंबर 2024 में यूनाइटेड किंगडम भी आधिकारिक तौर पर इसमें शामिल हो गया और अब इनकी संख्या 12 हो गई। जब इसकी स्थापना हुई थी, तब इसमें 11 सदस्य थे और अभी प्रेजेंट में दिसंबर 2024 में इसमें एक और सदस्य देश शामिल होने पर इसकी संख्या 12 हो गई है। और इसमें जीडीपी का 11.4% और दुनिया की आबादी का 6.5% हिस्से का एक प्रतिनिधित्व करते हैं। बड़े व्यापार समझौते का क्या इंपॉर्टेंस होता है, यानी कि भागीदारी का क्या महत्व होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। कि पहला तो आता है वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकरण होना। कि बड़े व्यापार समझौते जो होते हैं, उनमें शामिल भारत की आपूर्ति श्रृंखला का विकास और प्रसार हो सकता है। इसके कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत का एकीकरण भी मजबूत होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर व्यापार समझौते में शामिल होने से स्वदेशी उद्योगों की आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और इनपुट को आसानी से आयात करने में मदद मिलेगी, उत्पादन बढ़ेगा, वे अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें भारत में होने वाले कुल निर्यात में एमएसएमई की 40% हिस्सेदारी रहेगी। व्यापार में प्रतिस्पर्धी बने रहते हैं, जिसमें भारतीय निर्यात में आसियान देश मुख्य प्रतिस्पर्धी हैं और यदि भारत आसियान देशों के बराबर का शुल्क लगाता है, तो यह निजी निवेश को आकर्षित कर सकते हैं और इसमें चीन की +1 रणनीति का भी लाभ उठाने में मदद मिलेगी।
चीन की प्लस वन रणनीति क्या होती है? चीन में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा केवल चीन में अपने निवेश को केंद्रित करने की बजाय विश्व के अन्य देशों में भी निवेश की एक रणनीति होती है। जिसे आमतौर पर इन कंपनियों द्वारा अन्य एशियाई देशों में अपने व्यावसायिक केंद्र स्थापित करने को प्राथमिकता दी जा रही है। और इसका उद्देश्य जो है वह सप्लाई चेन में चीन पर निर्भरता कम करना है। तो ये चीन प्लस रणनीति का लाभ उठाने में मदद करेगा। अब आते हैं रणनीतिक उपयोगिता जो है वह व्यापार समूह की सदस्यता, क्षेत्रीय व्यापार नीतियों, विशेषकर व्यापार उदारीकरण, लोगों की वीजा मुक्त आवाजाही और ई कॉमर्स के क्षेत्र में नीतिगत प्रभाव डालने के लिए अवसर प्रदान करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक्ट ईस्ट नीति के उद्देश्यों के अनुरूप, जबकि सीपीटीपीपी हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भागीदारी को और बढ़ा सकते हैं। चुनौतियों के बारे में पहली तो आती है व्यापार असंतुलन होना, कि आरसीईपी में चीन की व्यापारिक प्रभाव अधिक है और इस व्यापार समूह ने उससे ही सभी से अधिक मिलने की लाभ मिलने की संभावना है। चीन के साथ भारत का विशाल व्यापार घाटा बढ़ सकता है और वर्ष 2023-24 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 85 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास रहा है। चीन सीमित लाभ के बारे में, कि भारत आरसीईपी में 15 में से 13 सदस्य देशों में मुक्त व्यापार समझौते मौजूद हैं और केवल न्यूजीलैंड और चीन के साथ ही भारत का मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। भारत का एक अलग अप्रोच दिया गया है, कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है, स्वदेशी उद्यम के लिए चुनौती भी उभर कर आई हुई है। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें मुक्त व्यापार समझौते पर पुनर्विचार और फिर से वार्ता शुरू करना, व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार करना, निरंतर वार्ता होना, दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राथमिकता देना होता है। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो भारत की आर्थिक विकास यात्रा अनूठी रही है। वैसे व्यापार आर्थिक विकास का एक प्रमुख पहलू है, लेकिन किसी भी वैश्विक व्यापार समझौते में शामिल होने से पहले उसके बाध्यकारी शर्तों और उनसे भारत को होने वाले शुद्ध लाभों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। क्योंकि वैश्विक ताकतों भारत के इन बड़े व्यापार समझौते में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं और ऐसे में भारत को तर्कसंगत और व्यवहारिक विश्लेषण के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या फिर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में, कि डीबीटी के बारे में, कि हाल ही में सुर्खियों में क्यों रहा है, कि भारतीय स्टेट बैंक की हालिया रिपोर्ट में अलग अलग योजनाओं के तहत कई राज्यों में महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ के माध्यम से 2 लाख करोड़ से अधिक की राशि उनके खातों में ट्रांसफर की गई है। तो क्या रहा है कि एसबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें अलग-अलग योजनाओं के तहत कई राज्यों में महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए की अधिक की राशि उनके खातों में ट्रांसफर की गई है। तो अब जानते हैं कि ये किस-किस राज्यों को ये राशि दी गई है और इसमें कौन-कौन सी महिलाएं शामिल हैं। तो 8 राज्यों और किन योजनाओं के तहत इन्हें दिया गया है। 8 राज्यों में अलग-अलग योजनाओं की लगभग 2.11 लाख करोड़ रुपए की राशि महिलाओं को वितरित की जा रही है और यह राशि संबंधित राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 3 से 11% है। और इस रिपोर्ट में इस तरह से योजनाओं का सकारात्मक पहलू को भी रेखांकित किया गया है, जिसमें कम आय वाले परिवार की खपत और उपभोग हुए व्यय में वृद्धि हुई है। और रिपोर्ट में वर्णित कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि कुछ योजनाओं में पहली आती है आपकी गृह लक्ष्मी योजना, जो कर्नाटक सरकार परिवार की योजना है, जिसमें महिला प्रमुखिया को प्रतिमाह 2,000 रुपए देती है। मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना, जो कि यह योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें 21 से 60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपए उनके खातों में ट्रांसफर करती है। फिर आती है मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जिसमें महिलाओं को प्रतिमाह 1,250 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर करती है। फिर आती है उड़ीसा सरकार की सुभद्रा योजना, जिस योजना के अंतर्गत 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को 5 वर्ष की अवधि में 50,000 रुपए के प्रावधान देने का प्रावधान किया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत ये राशि विभिन्न राज्यों के द्वारा हस्तांतरित महिलाओं को हस्तांतरित की गई है। अब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण क्या है? प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के बारे में जानते हैं। तो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की जो शुरुआत है वह 1 जनवरी 2013 को होती है। इसका उद्देश्य जो है वह नगद सब्सिडी और विभिन्न योजनाओं के लाभों को सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करना है, ताकि भ्रष्टाचार और लीकेज को कम किया जा सके और लाभार्थियों को तुरंत और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना और वितरित प्रणाली में होने वाली देर को खत्म करना है। तो एक तरीके से ये सही भी है, क्योंकि इसके माध्यम से देखा जाए तो अभी जिसको सहायता मिलनी चाहिए आज उसी के लिए ही सहायता मिल रही है। यहाँ बीच में जिस तरीके से लीकेज होते थे, भ्रष्टाचार की जो मनोवृत्ति बढ़ती थी, तो वो अभी काफ़ी कम देखने को मिली है।
कि ये जो सहायता है, वो आपके डायरेक्ट बैंक खाते में पहुँच जाती है, जिससे जिसको जो उपयोग के लिए वो राशि दी गई है, वो उसका उपयोग करते हैं। कुछ और सहायता देने के लिए जैसे कि डीबीटी के तहत कुछ पहल शुरू की गई है कैश ट्रांसफर में। एक आती है आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या किसान आय सहायता। इसके माध्यम से आपको 1 साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं और 2,000 रुपए आपके 2,000 रुपए की किस्त दी जाती है। 1 साल में आपकी 2-2 हज़ार की 3 किस्तें प्रदान की जाती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत। एक किसान या आय सहायता हो गया। पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन में आपको किसी राज्यों में 600 रुपए, किसी में 900 रुपए, किसी में 1,000 रुपए जैसे मध्य प्रदेश में हुआ कि ये जो लाडली बहन योजना है तो उसके ये पेंशन योजना जिन महिलाओं को मिलती है तो उसमें वो वाली योजना के तहत ये वाला पैसा भी ऐड हो गया है। तो ये विभिन्न राज्यों में अलग-अलग तरीके से भी ये चल रही है। तो वृद्धावस्था पेंशन हुई, विधवा पेंशन हुई, छात्रवृत्ति जो दी जाती है, तो इनके तहत आपका जो पैसा है वो डायरेक्ट अकाउंट में दिया जाता है, यानी कैश के रूप में दिया जाता है। वस्तुओं के रूप में सहायता जैसे कि आपका उर्वरक सब्सिडी होना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज वितरण पीडीएस सिस्टम में जो गेहूँ और आटा दिया जाता है बहुत अभी जब सोसाइटी में देखते हैं तो वहाँ पर कई सारी चीज़ें वितरित की जाती हैं। मध्याह्न भोजन या मिड डे मील योजना आदि ये प्रमुख योजनाओं के माध्यम से जो सहायता प्रदान की जाती है, वो भी एक डीबीटी के तहत सहायता देने का एक तरीका है। अब इंडिया स्टेक के बारे में जान लेते हैं, जो कार्यप्रणाली है वो इंडिया स्टेक पर आधारित है, तो इंडिया स्टेक को पहले समझ लेते हैं। इंडिया स्टेक जो है वह एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का एक समूह होता है, जो सरकारों, व्यवसायों, स्टार्टअप और डेवलपर्स को एक यूनिक डिजिटल ट्रांसफर उपयोग करने की सुविधा देता है। तो ये क्या है? एक तरीके से सरकारों, व्यवसायों, स्टार्टअप और डेवलपर्स को एक यूनिक डिजिटल ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर उपयोग करने की सुविधा देता है। कौन देता है? इंडिया स्टेक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का एक समूह है। तो चलिए जान लेते हैं इनकी कार्यप्रणाली के बारे में कि ये कार्यप्रणाली क्या कहती है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली जो है इसे पहले केंद्रीय योजना निगरानी प्रणाली के नाम से जाना जाता था। यह वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है और यह नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया के आधार पर पेमेंट ब्रिज सिस्टम के माध्यम से लाभार्थियों की सूची तैयार करती है और डिजिटल सिग्नेचर और पेमेंट प्रोसेसिंग जैसे कार्य करती है। कोविड 19 महामारी के दौरान इसमें 30 मार्च 2020 को पीएफएमएस में एक ही दिन में 2.19 करोड़ लेन-देन दर्ज किए गए हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं। यह जो आता है अब नेक्स्ट आती है जेम जिसे जन धन आधार मोबाइल ट्रिनिटी यानी कि ये जो प्रमुख योजना है उनको मिलाकर जेम ट्रिनिटी बनाया गया है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को बिना किसी रुकावट के विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए उनके आधार नंबर से लिंक जन खाते को मोबाइल नंबर से आपस में जोड़ा गया है। बैंकिंग अवसंरचना देखी गई है जिसके अंतर्गत डीबीटी पहल के तहत वित्तीय समावेशन फंड ट्रांसफर के लिए बिजनेस करस्पॉन्डिंग पेमेंट बैंक आधार सक्षम भुगतान प्रणाली का उपयोग किया गया है। यूपीआई एकीकरण देखा गया है जिस पहल में अलग-अलग पेमेंट सिस्टम के बीच यह समन्वय सुनिश्चित करता है और इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी भी संभव हो पाती है। डीबीटी इकोसिस्टम में भारत में सामाजिक कल्याण में कैसे बदलाव ला गया है उसके बारे में जानते हैं कि पहला आता है योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन कि 2016 से अब तक डीबीटी के माध्यम से 90 करोड़ लोगों को 450 से अधिक योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया है और 450 बिलियन डॉलर की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई। यह राशि जो है वह केंद्र सरकार के कल्याण और सब्सिडी बजट के 60% के बराबर होती है। कोविड 19 के दौरान सहायता जिसमें लॉकडाउन के दौरान डीबीटी जो है वह बहुत सिद्ध प्रभावी सिद्ध हुआ है कि मार्च अप्रैल 2020 के बीच में पीएम किसान मनरेगा जैसी योजनाओं के तहत 11.42 करोड़ लाभार्थियों को 27,442 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। ये जो डेटा दिया गया है ये आपके मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो इस तरीके का डेटा आप उसमें लिख देते हैं तो वो काफ़ी इम्पैक्ट डालता है आपके आंसर में। तो वित्तीय समावेशन के अंतर्गत देखा जाए तो डीबीटी को दक्षतापूर्वक लागू करने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 46 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं। इसमें 67% बैंक खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी जिलों में खोले गए हैं और 56% बैंक खाते महिलाओं के हैं। पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए डीबीटी को आधार नंबर से जोड़ने के बाद 9 करोड़ से अधिक फर्जी लाभार्थियों की पहचान की गई है।
सामाजिक आर्थिक प्रभाव देखने को मिले हैं, जिसमें मैनुअल सीक्वेंसिंग के लिए स्वरोजगार जैसे पुनर्वास कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक प्रगति सुनिश्चित हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाओं के तहत धन खातों में कैश ट्रांसफर के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देखने को मिली है, जिसमें भारत की डीबीटी पहल की प्रशंसा करते हुए लॉजिस्टिक मार्वेल करार दिया है। विश्व बैंक के अध्यक्ष ने भी कैश ट्रांसफर के माध्यम से 85% ग्रामीण और 69% शहरी परिवारों का सीधे लाभ पहुंचाने के लिए डीबीटी की सफलता की प्रशंसा की हुई है। डीबीटी से जुड़ी हुई चिंताएं और आलोचनाओं के अंतर्गत आती है पहली, दक्षता पर अधिक निर्भरता होना। डीबीटी जैसे प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों को प्राथमिकता देने में राज्य की अपनी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता की उपेक्षा हो जाती है, और यह है शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी सार्वजनिक सेवाओं में व्यवस्थागत खामियों को दूर करने में विफल है। गरीबी को निजी क्षेत्र के विकल्पों की ओर धकेलना, अस्थायी समाधान देखने को मिलना, सीमित पहुंच होना, लाभार्थियों की पहचान होना, जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये केवाईसी मापदंडों को अपडेट करने के लिए विफलता का कारण लगभग 6.65 लाख किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलना। अन्य समस्याओं में भी डीबीटी के पहल में क्रियान्वयन में कई चुनौतियां हुई हैं, जैसे कि लेन-देन पूरा ना होना, विभिन्न भुगतान प्रणालियों में एकरूपता का अभाव दिखाई देना, सबसे महत्वपूर्ण बात काश्तकार या बटाईदार किसान जैसे वंचित समूहों तक लाभ न पहुंच पाना, ये आती है। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें कुछ सुधार लक्ष्य है। डीबीटी 2.0 के तहत कवरेज का विस्तार करना चाहिए और आधार संख्या के माध्यम से ऑनलाइन पात्रता सत्यापन पर ध्यान देना चाहिए। डीबीटी 3.0 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक रजिस्ट्री और केंद्रीकृत डेटाबेस बनाना चाहिए। लाभार्थियों की पहचान के लिए आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है। पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए कुछ स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक संगठनों के सहयोग से ग्रामीण लोगों की डिजिटल साक्षरता बढ़ानी चाहिए। शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया गया है, जिसमें सिंगल विंडो शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। वैश्विक प्रभाव देखने को मिले हैं, जिसमें ग्लोबल नॉर्थ और साउथ दोनों क्षेत्रों में देशों के बीच साझा करके भारत के नेतृत्व में महत्वपूर्ण मजबूत किया गया है। तो इस तरीके से आता है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, या ग्रामीण गैर कृषि अर्थव्यवस्था के बारे में, या रूरल नॉन फार्म इकोनॉमी के बारे में। हाल ही में जारी ग्रामीण युवा रोजगार की स्थिति 2024 की रिपोर्ट का पता चलता है कि अधिकतर ग्रामीण युवा कृषि को अरुचिकर या कम आकर्षक पेशा मानते हैं। वे लघु व्यवसायों सहित गैर कृषि क्षेत्रकों की नौकरियां को प्राथमिकता देते हैं। तो ये रिपोर्ट जारी की गई है, ग्रामीण युवा रोजगार की स्थिति की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है। इस रिपोर्ट को डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा तैयार किया गया, और यह संस्था जो है वह ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया संबोधित रिसर्च एंड ग्लोबल डेवलपमेंट इंक्यूबेटर की एक संयुक्त पहल है। और इस रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार 70% ग्रामीण युवाओं ने कृषि को कम उत्पादकता और कम लाभप्रदता के कारण प्राथमिकता नहीं दी हुई है। और देश की कुल जनसंख्या में 2/3 भाग और 70% कार्यबल ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय में लगभग 46% का योगदान करती है। तो ये आपका प्रमुख डेटा दिया गया है। अब आता है कि ग्रामीण गैर कृषि अर्थव्यवस्था आखिर होती क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह जो अर्थव्यवस्था है वह स्थानिक और कार्यात्मक रूप से परिभाषित होती है। स्थानिक आयाम ग्रामीण क्षेत्रों को, कार्यात्मक आयाम जो है गैर कृषि गतिविधियों को दर्शाते हैं, और दूसरे शब्दों में कहा जाए भौगोलिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ये स्थित होती है, और यह कृषि उत्पादन से संबंधित नहीं होती है। जिसमें मूल्य श्रृंखला में कृषि प्रसंस्करण, परिवहन, वितरण, विपणन होता है। रिटेल या खुदरा गतिविधि के अंतर्गत पर्यटन, विनिर्माण, निर्माण और खनन आता है। स्वरोजगार में हस्तशिल्प, बेकरी, मैकेनिज्म, कियोस्क इत्यादि होते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परंपरागत रूप से कृषि प्राथमिक गतिविधि रही हो, लेकिन ग्रामीण आय का 2/3 हिस्सा अब गैर कृषि गतिविधियों यानी आरएनएफई के अंतर्गत आता है। और भारत में विनिर्माण क्षेत्र में जोड़े गए मूल्य में आधे से अधिक का योगदान ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। ग्रामीण गैर कृषि अर्थव्यवस्था का क्या इंपोर्टेंस है? चलिए इंपोर्टेंस को जानते हैं। जैसे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को ये कम करता है। वह कृषि क्षेत्र में अधिशेष श्रम को रोजगार देती है। मजदूरी की सौदेबाजी में श्रमिकों का पक्ष मजबूत करती है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार वैकल्पिक अवसर पैदा करके श्रम बाजार में श्रम की आपूर्ति निश्चित करती है, नियंत्रित करती है। गरीबी में कमी और आय सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, जिससे कृषि के ऑफ सीजन के दौरान ग्रामीण आजीविका को खोने की अनिश्चितताओं को कम किया जा सके। प्रवसन को कम करती है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करके ग्रामीण प्रवसन को कम किया जाता है। ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ाती है, जिसे मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ावा देती है। तो ये ग्रामीण गैर कृषि अर्थव्यवस्था के महत्व आते हैं।
भारत में आरएनईएफई के प्रमुख निर्धारक हैं, जैसे कि पहली सरकारी नीतियां होना। क्या डॉक्टर अशोक दलवाई समिति ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृषि क्षेत्र में अधिक श्रमिकों को कृषि कृषि रोजगारों में स्थानांतरित करने की सिफारिश की हुई है, जिसमें सरकार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है तथा नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं शुरू कर रही है। शिक्षा और कौशल के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा में वृद्धि से गैर कृषि आय में वृद्धि हुई है। परिवार का आय में, जिसमें बड़े परिवार कृषि गतिविधियों को कम आय अर्जित करते हैं लेकिन गैर कृषि आय से अधिक लाभ कमाते हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, सार्वजनिक व्यय और विविधीकरण अवसंरचना का विकास देखने को मिलता है। भारत में ग्रामीण गैर कृषि अर्थव्यवस्था के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि ऋण प्राप्ति में कठिनाई होना, श्रमिकों की कम उत्पादकता होना, अनौपचारिक और अस्थिर प्रकृति के रोजगार होना और आय का एक घटता स्तर देखने को मिलता है। आरएनएफई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहले हैं, जैसे कि संस्थानों की स्थापना। कि आरएनएफई के अंतर्गत खादी और ग्रामीण उद्योगों, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड जैसे संस्थानों की स्थापना की गई है। पारस्परिक उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है। इसमें स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, विकास के लिए पारंपरिक कला और शिल्प के कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। लघु उद्यमों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति रही है, जिसमें नाबार्ड के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम शुरू किया गया और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई है। कौशल विकास में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आदि शुरू किए गए हैं। अवसंरचना विकास देखने को मिला हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान, भारत नेट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी पहले शुरू की गई हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना रही है, जो यह कार्य भंग आधारित मजदूरी भुगतान वाली रोजगार योजना रही है। संधारणीय तरीके से आरएनएफई को बढ़ावा देने के लिए आगे की राय, जैसे कि ऋण देना आसान बनाना, रोजगार के अवसरों में विविधता लाना, मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करना, अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार की नियमों लागू करना और क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा देना होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं, भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। के आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एफसीआई की कार्यशील पूंजी बढ़ाने हेतु 10,700 करोड़ रुपए की इक्विटी निवेश को मंजूरी दी हुई है। यह निवेश की स्थापना यानी कि एफसीआई की स्थापना जो है वह 100 करोड़ की अधिकृत पूंजी और 4 करोड़ की इक्विटी के साथ की गई है और इसमें इक्विटी को समय समय पर बढ़ाया जा सकता है। और हालिया इक्विटी के निवेश में लाभ, जैसे कि एफसीआई की ऑपरेशनल क्षमता को मजबूत करना और अपने वह आय कार्यों को प्रभावी तरीके से पूरा कर सकेगा। भारतीय खाद्य निगम के बारे में जान लेते हैं कि इससे केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत एक वैधानिक संस्था के तौर पर की जाती है और एफसीआई की शुरुआत के लिए 100 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई, लेकिन बढ़ती जरूरतों के लिए इसकी इक्विटी भी बढ़ाई गई। इसमें मुख्य भूमिका के तौर पर भारत सरकार की खाद्य नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार मुख्य एजेंसी है, जिसका कार्य खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने, वितरण और बिक्री के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसी होता है। एफसीआई के मुख्य उद्देश्य में, जैसे कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन कार्यक्रम संचालित करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पूरे देश में खाद्यान्नों का वितरण होना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के लिए आवश्यक और बफर स्टॉक का संतोषजनक स्तर पर बनाए रखना होता है। भारतीय खाद्य निगम की कार्यप्रणाली किस तरीके से है? इसमें एफसीआई राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदती है। समाज के कमजोर वर्गों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सब्सिडी मूल्य पर अनाज वितरण सुनिश्चित करती है। एफसीआई जो है वह दो प्रकार की खरीद प्रणाली को अपनाती है। एक होती है आपकी प्रत्यक्ष खरीद, दूसरी होती है विकेंद्रीकृत खरीद। एफसीआई या राज्य सरकारें एजेंसियां सीधे किसानों से खाद्यान्न खरीदती हैं और इसके बाद एफसीआई इन खाद्यान्नों का भंडारण और वितरण भी सुनिश्चित करती है। विकेंद्रीकृत खरीद जो होती है वह राज्य एजेंसियां अनाज की खरीद, भंडारण, वितरण का प्रबंधन करती है और इसके बाद अधिशेष अनाज को केंद्रीय पुल के रूप में इसे एफसीआई को सौंपती है। एफसीआई की समक्ष चुनौतियों में, जैसे कि पहली आती है कई बार तकनीकी कारकों, जैसे उदाहरण के लिए नमी की मात्रा के चलते खरीद केंद्रों पर अनाज खरीदने से मना कर दिया जाता है। इस कारण से किसानों को कम दाम पर अपनी उपज बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। विकेंद्रीकृत खरीद प्रणाली योजना को सीमित रूप से अपनाने या बिल्कुल नहीं अपनाने से एफसीआई द्वारा अनाज प्रबंधन की लागत बढ़ जाती है। मंत्रालयों और राज्यों पर एफसीआई का बकाया 2,000 करोड़ रुपए से अधिक से है, जिससे इस संगठन पर वित्तीय दबाव बढ़ गया है।
कीटों के प्रकोप, वर्षा, गोदामों में पानी टपकने और अनाज की खरीद करने की वजह से बहुत सारा अनाज बर्बाद हो जाता है। तो एफसीआई के समक्ष ही प्रमुख चुनौतियां होती हैं। एफसीआई की कार्यात्मक प्रणाली के सुधार के लिए कुछ पहले शुरू की गई हैं, जैसे आती है संरचनात्मक सुधार। संरचनात्मक सुधार जो है वह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की एक पहल होती है, जो एक राष्ट्र एक एमएसपी के तहत सरकार किसानों से खरीदे गए अनाज के मूल्य सीधे उनके बैंक खाते में ऑनलाइन भेज रही है। भंडारण केंद्र को आधुनिकीकरण करना, जैसे कि आपका एफसीआई में अनाज के भंडारण के लिए कवर एंड प्लिंथ भंडारण तकनीक का उपयोग होना। स्टील साइलो, जिसमें 22.75 एलएमटी क्षमता के स्टील साइलो कार्य कर रहे हैं। डिजिटल सुधार देखने को मिले हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित वीडियो निगरानी, अनाजों के स्रोत से वितरण स्थल, समस्त आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन के लिए अन्य दर्पण पोर्टल, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, मिल टैगिंग और वेयर हाउस स्थान आवंटन के लिए वेयर हाउस इन्वेंट्री नेटवर्क गवर्निंग सिस्टम ऐप के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं हम संक्षिप्त सुर्खियों की ओर, जिसमें हमारी पहली सुर्खियां आती है कि आरबीआई ने एफबीआई का एफडीआई के रूप में रिक्लासिफिकेशन करने के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया हुआ है कि वर्तमान विनियमों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक किसी भारतीय कंपनी में अब उसकी कुल पेड अप इक्विटी पूंजी का अधिकतम 10% तक ही पोर्टफोलियो निवेश के रूप में निवेश करते हैं। और यह राशि जो है वह कंपनी के शेयर धारकों से शेयरों में बदले प्राप्त होती है, और इसे पेड अप इक्विटी पूंजी भी कहा जाता है। इससे पहले एफपीआई के लिए निर्धारित 10% की जो समय सीमा पार करने पर एफपीआई के पास दो विकल्प होते हैं। एक होता था अधिशेष शेयरों को बेचना, दूसरा होता था प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में रिसाइकलिंग हो जाना। और यदि एफपीआई अपने संस्थागत विदेशी निवेश को एफडीआई में रिसाइकलिंग करने का इरादा करती है, तो उसे उस एफपीआई के लिए ऑपरेशनल फ्रेमवर्क का पालन करना होता है। एफपीआई को एफडीआई के रूप में रिसाइकलिंग करने के संदर्भ में आरबीआई का एक नया ऑपरेशनल फ्रेमवर्क जारी किया गया है। इस फ्रेमवर्क में एफडीआई के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों में रिसाइकलिंग की सुविधा की अनुमति नहीं दी जाती, जैसे चिट फंड और गैम्बलिंग के बारे में आदि। विशेष रूप से सीमावर्ती देशों में एफपीआई निवेश के लिए सरकारी अनुमोदन आवश्यक होता है। एफपीआई का रिसाइकलिंग विदेशी मुद्रा प्रबंधन में भुगतान की विधि और गैर ऋण लेखनों की रिपोर्टिंग विनिमय 2019 के द्वारा निर्देशित किया गया। अब एफडीआई क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं कि एफडीआई जो है वह विदेशी निवेशक भारत में किसी भी भारतीय निवेशक संस्था या सरकारी उपक्रम में अपनी हिस्सेदारी अर्जित करते हैं, जो एक तरीके से दीर्घकालिक निवेश होता है, और यह ऋण के रूप में नहीं होने वाली पूंजी का निवेश माना जाता है। एफडीआई का अनुमोदन जो होता है दो मार्गों में सुनिश्चित किया गया है भारत में। एक स्वचालित मार्ग होता है, दूसरा होता है सरकारी मार्ग। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत सरकार की किसी भी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है, और सरकारी मार्ग में इसमें विदेशी निवेश के प्रस्तावों पर संबंधित मंत्रालय या विभाग की अनुमति लेनी पड़ती है। और शेयर मार्केट में सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध दोनों ही प्रकार की कंपनियों की एफडीआई में अनुमति दी गई है। इस कदम की इम्पोर्टेंस है, यानी कि इसके क्या महत्व है, जैसे कि इससे अधिक निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। एफपीआई में अधिक रणनीतिक दस्तावेज में तब्दील करने में सुगमता प्रदान की जाएगी। भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशकों के लिए स्पष्टता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। अब आते हैं घरेलू प्रणालीगत रूप में महत्वपूर्ण बैंक की। आरबीआई ने घरेलू प्रणालीगत रूप में महत्वपूर्ण बैंकों की सूची जारी की है। इस सूची में भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक को आरबीआई की 2024 की डी सिप्स की सूची में रखा गया। डी सिप्स यानी कि इसका दर्जा अग्रलिखित आधारों पर होता है, जैसे उनका आकार होना, उनकी अंतर संबंधिता होना, उनका विकल्प वित्तीय संस्थान अवसंरचना आसानी से उपलब्ध ना होना और जटिलता होता है। डी-सिप्स जो है वो परस्पर संबद्ध संस्थाएं होती है, और इनकी विफलता पूरी वित्तीय प्रणाली को प्रभावित कर सकती है और अस्थिरता पैदा करती है, और इस कारण इन्हें असफल होने नहीं दिया जाता है। डी-सिप्स सूची में कुछ घोषणा के प्रावधान है कि यह सूची आरबीआई द्वारा 2014 में जारी डी-सिप्स फ्रेमवर्क पर आधारित होती है, और इस फ्रेमवर्क में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति पर फ्रेमवर्क आधारित है। या किसी बैंक के पास राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के 2% से अधिक परिसंपत्ति होनी चाहिए, और बैंकों को उनकी डी सिप्स श्रेणी के आधार पर उनकी जोखिम भारित परिसंपत्तियों का कुछ हिस्सा अंतरिक्त कॉमन इक्विटी टीयर के रूप में रखना होता है, जिसमें 5 बकेट्स में से वर्गीकृत किया गया। और बकेट फर्स्ट की श्रेणी में बैंकों को सबसे कम सी सेट और बकेट फिफ्थ के अंतर्गत बैंकों को सबसे अधिक सेट फर्स्ट बनाए रखना होता है। इसकी मुख्य शब्दावलियां जैसे कि जोखिम भारित परिसंपत्तियां या आरडब्ल्यू या रिस्क वेटेड एसेट्स जो होती हैं, ये एक ऐसा तरीका होता है जिनमें बैंक अपना द्वारा दिए गए ऋणों अन्य संपत्तियों से जुड़े जोखिमों का आकलन करते हैं, और इस आकलन के आधार पर बैंक को अपने पास एक निश्चित न्यूनतम पूंजी रखनी होती है।
कॉमन इक्विटी टू एट फर्स्ट जो है वह पूंजी का एक घटक होता है। इसमें मुख्य रूप से बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा रखे गए कॉमन स्टॉक शामिल होते हैं और उच्चतम गुणवत्ता वाली बेनामी पूंजी होती है और यह किसी नुकसान की स्थिति में इस पूंजी को तुरंत नकदी में बदला जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए वेंचर कैपिटल फंड के बारे में कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 1,000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की मंजूरी दी है। यह इक्विटी जो है वह निजी इक्विटी वित्त पोषण की एक विशेष रूप है जिसके जरिए विकास क्षमता वाले शुरुआती चरण में स्टार्टअप में निवेश किया जाता है। और इन स्पेस एक सिंगल विंडो वाला एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी होती है जो कि एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में कार्य करती है। यह निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए इसरो और गैर सरकारी संस्थानों के बीच में एक इंटरफेस के रूप में कार्य करती है। अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए वेंचर कैपिटल फंड के बारे में जिसमें प्रस्तावित फंड संपूर्ण अंतरिक्ष आपूर्ति यानी अपस्ट्रीम मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में स्टार्टअप का वित्त पोषण करेगा। वित्तीय संरचना में यह 5 वर्षों के लिए संचालित किया जाएगा और निवेश के अवसरों और फंड की आवश्यकताओं के आधार पर उपयोग की औसत राशि प्रति वर्ष 150 से 250 करोड़ रुपए हो सकती है। इस फंड का जो लक्ष्य है भारत को रणनीतिक रूप से अग्रलिखित अंतरिक्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में स्थापित करना और इसका उद्देश्य जैसे कि पहला आता है पूंजी निवेश जिसमें स्टार्टअप के बाद चरण के विकास में अतिरिक्त धन आकर्षित करके गुणक प्रभाव पैदा करना, निजी क्षेत्र के आधारित अंतरिक्ष उद्योग के लिए विकास में तेजी लाना, प्रगति को बढ़ावा देना, फंड से प्राप्त होने वाले लाभ जैसे कि भारत में स्थित अंतरिक्ष क्षेत्र संबंधी कंपनियों की सक्रियता को बनाए रखेगा, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर विकास डेटा विश्लेषण विनिर्माण आदि में रोजगार पैदा होगा। भारत का आंतरिक क्षेत्र जिसमें अर्थव्यवस्था में भारत की 2 से 3% हिस्सेदारी होती है जो कि विश्व में यह 5वें नंबर पर आती है और भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में वर्तमान मूल्य 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया है। चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए योजना इसके अंतर्गत बात की जाए तो यह केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने की योजना बनाई है। यह योजना जो है वह एक व्यापक योजना है और इसमें भारत का चिकित्सा उपकरण क्षेत्र का आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा और भारत का चिकित्सा उपकरण बाजार का लगभग 14 बिलियन डॉलर था और 2030 तक इसे बढ़ाकर 30 बिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है। योजनाओं के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो इसमें कुल आवंटन 500 करोड़ रुपए है और योजना के घटक में 5 उप योजनाएं शामिल हैं जैसे पहले चिकित्सा उपकरण क्लस्टर के लिए कॉमन सुविधाएं, आयात निर्भरता को कम करने के लिए मार्जिनल निवेश योजना, चिकित्सा उपकरणों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास, चिकित्सा उपकरण क्लिनिकल स्टडीज सहायता, चिकित्सा उपकरण संवर्धन योजना आती है। इसे चिकित्सा उपकरण के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहलों में आता है जैसे कि चिकित्सा उपकरण के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। चिकित्सा उपकरण पार्क संवर्धन योजना इसमें चलाई गई है। अब आते हैं कि डिजिटल उपकरण उद्योग में के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं जैसे कि अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं तथा डिजाइन व परीक्षण केंद्र जैसी अवसंरचनाओं की कमी, भारत अत्याधुनिक बड़े चिकित्सा उपकरणों के लिए आयात पर अधिक निर्भर होना, चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए इन्वर्टर्स इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का सामना करना पड़ रहा है और ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होती है? यह किसी तैयार उत्पाद की तुलना में उस उत्पाद के कच्चे माल के आयात पर अधिक प्रशुल्क का भुगतान करना पड़ता है। अब आते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन ने द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2024 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के बारे में क्या रिपोर्ट जो है वह कृषि खाद्य प्रणालियों के मूल्य संचालित रूपांतरण पर जोर देती है, साथ ही कृषि खाद्य प्रणालियों की वैश्विक छिपी लागतों के पिछले संस्करण के अनुमानों पर आधारित होती है। छिपी हुई लागत बाहरी लागतों या अन्य बाजार नीतिगत विफलताओं में होने वाले आर्थिक नुकसान को ये व्यक्त करती है। तो इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं में आता है जैसे छिपी हुई लागत जो कि औद्योगिक और विविधीकरण वाली कृषि खाद्य प्रणालियों में वैश्विक मात्राबद्ध छिपी लागतों में अधिकतम योगदान देती है और इन लागतों में गैर संचारी रोगों से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी छिपी लागतों की अधिकता होती है। अस्वास्थ्यक आहार पैटर्न देखने को मिलता है। योगदान देने वाले अन्य कारक भी इसमें शामिल होते हैं और भारत से संबंधित निष्कर्ष भी आते हैं। कृषि खाद्य प्रणालियों में सुधार के लिए भारत की पहले जैसे कि संधारणीय कृषि पद्धतियां, तो परंपरागत कृषि योजना, प्रति बूंद अधिक फसल, राष्ट्रीय बांस मिशन आता है। कृषि अवसंरचना में कृषि अवसंरचना निधि, कृषि विपणन अवसंरचना योजना, किसानों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान उत्पाद संगठनों का गठन और संवर्धन होता है। अब आते हैं इसमें अब सिफारिशें जैसे कि औद्योगिक कृषि खाद्य प्रणालियों में उच्च शहरीकरण के साथ लंबी मूल्य श्रृंखलाएं की गई हैं। पारस्परिक कृषि खाद्य प्रणालियों में कम शहरीकरण के साथ छोटी मूल्य श्रृंखलाएं दी गई हैं, तो ये प्रमुख सिफारिशें दी गई हैं। अब आते हैं 21वीं पशुधन गणना के बारे में
कि केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री ने पशुधन की संख्या पर अपडेटेड डेटा प्राप्त करने के लिए 21वीं पशुधन गणना की शुरुआत की है। यह गणना जो है वह सरकार को पशु शुल्क, पशु रोग नियंत्रण, नस्ल सुधार, ग्रामीण आजीविका जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। इस कार्यक्रम को अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच आयोजित किया गया है और इसकी विशेषताओं में आता है कि 20वीं पशुगणना के समान पूरी तरह से ये डिजिटल होगी और पशुधन की 16 प्रजातियों और उनकी 219 देसी नस्लों के डेटा इसमें प्राप्त किए जाएंगे और पहली बार पशुपालकों के डेटा भी इसमें प्राप्त किए जाएंगे और पशुपालन में महिलाओं की भूमिका से संबंधित डेटा भी इसमें एकत्र किए गए। और आपको बता दें कि ये योजना जो है 1999 में लागू की गई थी और इसे हर 5 साल में आयोजित की जाती है। आखिरी बार इसे 2019 में जारी किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के बारे में। ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन हरियाणा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा राष्ट्रीय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय विश्व अनुसंधान केंद्र को WOAH संदर्भ प्रयोगशाला का दर्जा मिला हुआ है। यह मान्यता जो है विशेष रूप से इक्लाइन पेरोप्लाज्मोसिस रोग से विशेषज्ञता के लिए प्रदान किया जाता है और यह जो है इक्लाइन पेरोप्लाज्मोसिस जनित प्रोटोजोआ परजीवियों का एक कारण है और यह बीमारी मुख्यतः घोड़ों, गधों, खच्चरों और जेब्रा को प्रभावित करती है। WOAH वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ जिसकी स्थापना 1924 में एक अंतर सरकारी संगठन के तौर पर की जाती है जिसका उद्देश्य पशु रोगों में होने वाले पशु रोगों के बारे में जानकारी का प्रसार करना और वैश्विक स्तर पर पशु स्वास्थ्य में सुधार करना होता है और इसमें भारत सहित 183 देश शामिल है और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं नैनो उर्वरक के बारे में कि भारतीय वैज्ञानिकों ने म्यूरेटेड ऑफ पोटास के लिए एक नैनो मटेरियल कोडिंग विकसित की हुई है। यह कोटिंग नैनो क्लेव से बनी होती है। यह एमओपी वस्तुतः या म्यूरेटेड ऑफ पोटास पोटेशियम उर्वरक की 80% आवश्यकताओं को पूरा करता है। नैनो उर्वरकों के बारे में ये उर्वरक जो ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो नैनो मटेरियल के खोल या लेप के भीतर होते हैं और इसमें पोषक तत्व नियंत्रित रूप से नियमुक्त होते हैं और इसमें मृदा भी धीरे धीरे पहुंचते हैं। इनके लाभ में संधारणीय खेती को बढ़ावा मिलता है, लागत प्रभावशीलता देखने को मिलती है। अब आते हैं मर्मागुआ पत्तन प्राधिकरण के बारे में कि मर्मागुआ पत्तन प्राधिकरण को इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म पर प्रोत्साहन प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध होने के बाद विश्व स्तर पर मान्यता मिली हुई है। ESI को 2011 में अंतर्राष्ट्रीय पत्तन एवं बंदरगाह संघ द्वारा प्रकाशित किया गया और यह उन जहाजों की पहचान करता है जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के वर्तमान उत्सर्जन मानकों द्वारा तय सीमा की तुलना में वायु उत्सर्जन को कम करने में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अमरगुआ गोवा पत्तन है उसके बारे में जान लेते हैं जो गोवा स्थित एक भारत का मेजर पोर्ट है और इसे ESI यानी कि इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स के माध्यम से ग्रीन शिप इंसेंटिव्स या हर श्रेय योजना शुरू करने वाला भारत का पहला पत्तन रहा है। हर श्रेय योजना जो है वह 2023 में शुरू होती है और इसके तहत अनुकूल ESI स्कोर वाले जहाजों को प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही डिकार्बनाइजेशन और ग्रीन शिपिंग को भी बढ़ावा दिया जाता है। बेहटा सुक्सपट्टन या बेहटा ड्राई पोर्ट के बारे में जो कि बिहार का एक में पहला ड्राई पोर्ट बनाया गया है। यह अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के नाम से इसे जाना जाता है, पटना के निकट स्थित है। वो ड्राई पोर्ट आखिर होते क्या है? ये जो है वह कार्गो की हैंडलिंग, भंडारण, परिवहन के लिए समुद्री पत्तन या हवाई अड्डे से दूर लॉजिस्टिक सुविधा प्रदान करते हैं। इससे जो बेहटा सुक्स पत्तन या पिगिटा ड्राई फ्रूट बनाया गया है उसका क्या इंपॉर्टेंस है? पहला तो आता है निर्यात के संदर्भ कि बिहार से इसे मुख्य रूप से कृषि आधारित उत्पाद, वस्त्र एवं चमड़ा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। बेहतर लॉजिस्टिक्स होगा जिसमें कार्गो हैंडलिंग परिवहन सुव्यवस्थित होंगे, परिवहन लागत कम होगी, भंडारण और हैंडलिंग सुरक्षित होगा। पड़ोसी राज्यों को लाभ होगा जिससे संपूर्ण पूर्वी भारत को लाभ मिलेगा और यह कोलकाता, हल्दिया, विशाखापट्टनम, सेवा जैसे प्रमुख पत्तनों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों से लेकर रेल द्वारा भी जुड़ा होगा। नेक्स्ट आते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2024 की रिपोर्ट के बारे में जिसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया है। भारत ने 2018 से 2023 के बीच में पेटेंट फाइलिंग की संख्या में दुगनी वृद्धि हुई है। इसी के साथ में बौद्धिक संपदा की फाइलिंग में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। पेटेंट के नियम जिसमें विश्व स्तर पर आते हैं कि भारत इटली संबंधों में चुनौतियां, WTO ट्रिप्स 1994, कन्वेंशन में पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी 1970 और बुडापेस्ट ट्रीटी 1977 आती है। भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 WTO ट्रिप्स समझौते के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 2005 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया।
इस रिपोर्ट में भारत से संबंधित कुछ अन्य बिंदुओं पर नजर डाली गई है, जैसे कि पेटेंट जो है वह 64,500 पेटेंट फाइलिंग के साथ भारत विश्व स्तर पर छठे स्थान पर है। ट्रेडमार्क में भारत का बौद्धिक संपदा कार्यालय ट्रेडमार्क के मामले में वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा कार्यालय है और अब ट्रेडमार्क फाइलिंग के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। औद्योगिक डिजाइनिंग फाइलिंग में भारत में 36% वृद्धि के साथ 2023 के आंकड़ों में विश्व स्तर पर भारत 10वें स्थान पर है, जो रचनात्मक डिजाइन को उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। पेटेंट दाखिल करने या फाइलिंग में वृद्धि के प्रेरक कारक जैसे कि सहकारी पहले और नीतिगत समर्थन होना, आवेदनों का समय पर निपटान होना और मजबूत बौद्धिक संपदा होना। भारत में पेटेंट से संबंधित चुनौतियां आती हैं, जैसे कि बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड का समाप्त करना, एवरग्रीनिंग ऑफ पेमेंट और अन्य मुद्दे भी इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अब आती है पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर 2.0 के बारे में, कि आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति ने है, तो इसने आयकर अधिनियम या आईटी विभाग की पेन 2.0 की जो परियोजना है उसको मंजूरी दी है। पेन 2.0 जो है वह ई गवर्नेंस की पहल है और इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित बदलाव के माध्यम से करदाता पंजीकरण सेवाओं की व्यावसायिक प्रक्रियाओं को फिर से तैयार करना है और ये वर्तमान पेन या टेन 1.0 प्रणालियों को अपडेट करता है। पेन जो है वह 10 अंकों की एक विशिष्ट अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है और यह आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है और आधारक के लेन देन, कर भुगतान आदि के आयकर विभाग के साथ इसे लिंक करने के लिए जारी किया जाता है और इसे प्रोटीन यानी कि पूर्ववर्ती नाम जो है वह एनएसडीएल, ई गवर्नेंस और यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा इसे जारी किया गया है। इसका मुख्य लाभ होता है कि यह सभी निर्धारित सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए कॉमन पहचान, डेटा स्थिरता, सच्चाई जानने का एकल स्रोत और आदि के रूप में इसे कार्य करता है। तो ये पेन जो है इसके बारे में आता है। ये आपके पास भी होगा, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति जिसके पास बैंक अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। जैसे अभी पेन 2.0 को ये जारी किया गया है। समान सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में, कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भारतीय ग्रिड के यूजर्स भारतीय ग्रिड के यूजर्स के लिए समान सुरक्षा प्रोटोकॉल को मंजूरी दी है। यह अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया जाएगा। यह समान सुरक्षा प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रिड से निरंतर और बिना बाधा की विद्युत आपूर्ति और ग्रिड की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और 2030 तक राष्ट्रीय ग्रिड में 450 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा के समेकन के लिए भारत के लक्ष्य की प्राप्ति का समर्थन करता है। यह प्रोटोकॉल तापीय और जल विद्युत उत्पादन केंद्रों की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करेगा और यह विद्युत आपूर्ति में असामान्य स्थिति उत्पन्न होने पर उपकरण या प्रणाली को बचाने के लिए सुरक्षा प्रणाली के उचित समन्वय ने सुनिश्चित करता है, जो एक दोषपूर्ण उपकरणों को अलग करने से मदद करेगा और सुरक्षा प्रणाली को दोषपूर्ण संचालन से बचाएगा। तो इस तरीके से ये समान सुरक्षा प्रोटोकॉल है। यहाँ पर हमारा जो इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट टॉपिक सिक्योरिटी से रिलेटेड कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।